हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है, जब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट करता है, जब वो एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ता है, फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ता है, ये सारी चीजें ज्यादातर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। इतने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, इतनी सारी फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं कि उनको समझ पाना, उनको इंटरप्रेट कर पाना और क्या रेशियो का पैरामीटर अच्छा है, कौन सी रेशियो का पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों, इन्हीं सारी फाइनेंशियल रेशियोज को डीकोड करने के लिए मैं यहां पर आपकी मदद करता हूं और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहीं, मैं आपके साथ दो फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करना चाहता हूं। ये दोनों फाइनेंशियल रेशियोज एक बिगिनर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट होती ही है, एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो होता है वो भी इन दोनों फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल रेशियोज मुझे बताती हैं कि ये कंपनी मेरे लिए और जिन लोगों से इन्होंने उधार लिया है उनके लिए कितना पैसा कमा रही है। अब आप समझिए, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए एक कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो किस रेट से ग्रो कर रही है, कि वो किस रेट से प्रॉफिट कमा रही है, कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, कि उसके ऊपर उधार क्या है, या फिर सारी चीजें साइड पे करो, पते की बात ये बताओ कि वो मेरे लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। दोस्तों, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए लास्ट वाला पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली पहले वाले सारे के सारे पैरामीटर घूम फिर के इसी बात की तरफ पॉइंट करेंगे कि भैया ये बताओ पैसा कितना बन रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी फाइनेंशियल रेशियो डिस्कस करने वाला हूं जो आपको ये बताएंगे कि कंपनी आपके लिए कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। एंड आपके लिए, अब आप यहां पर इनमें से कोई भी दो इंसान हो सकते हैं। पहला, या तो आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, और यह भी हो सकता है कि आपने कंपनी के शेयर्स ना परचेज कर रखे हो, आपने कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर रखे हो। यह भी हो सकता है कि आपने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हो। यह भी हो सकता है कि आपने कंपनी को उधार दिया हो किसी भी और फॉर्म के अंदर। सो द पॉइंट इज कि कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स के लिए और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों, ये दो फाइनेंशियल रेशियोज हैं। पहली है आरओसीई और दूसरी है आरओई। आरओसीई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा लिया है, जितने भी लोगों से लिया हुआ है, उसके बदले में कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। अब कंपनी यहां पर दो तरीके से पैसा रेज करती है। पहला, कंपनी पैसा रेज करती है उधार से। जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है, इसे हम कहते हैं डेट। और दूसरा होता है कंपनी अपने शेयर्स बेचकर अपने शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है। तो प्राइमरीली कंपनी के पास पैसा रेज करने के दो तरीके होते हैं, डेट और इक्विटी। इस पूरे डेट और इक्विटी से कंपनी ने कितना इन दोनों को मिलाकर रिटर्न जनरेट करके दिया है, इट इज कॉल्ड आरओसी। तो बेसिकली आरओसी का फॉर्मूला क्या होता है? आरओसी का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। टोटल डेट में से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, बट वो हमारे लिए एज अ इन्वेस्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग के बेसिस पे नहीं जाना चाहते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हो गया आरओसी का फॉर्मूला। बेसिकली इक्विटी प्लस डेट, इन दोनों के लिए कितना रिटर्न जनरेट हुआ। अब आप मुझे एक मिनट के लिए सोच के बताइए कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करें तो अच्छी बात है, या कंपनी इनके लिए कम से कम रिटर्न जनरेट करे तो अच्छी बात है। ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करें, इसका मतलब यह है आरओसी द हायर द बेटर। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखने वाली है, आप आईटी या फिर किसी सर्विसेज कंपनी की आरओसी को आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आरओसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का ईबीआईटी सेम है तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उधार ज्यादा लेना पड़ सकता है, जबकि आईटी कंपनी या सर्विसेज कंपनी को उधार जनरली नहीं लेना पड़ता है या फिर कम लेना पड़ता है। तो हमें इस पूरे पैरामीटर को इंडस्ट्री में ही एक दूसरे से कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस को इन्फोसिस से कंपेयर करना है, इन्फोसिस को एचसीएल से कंपेयर करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आरओसीई द हायर द बेटर। वैसे तो इस पैरामीटर को लेकर बहुत सारे नंबर्स लोग यूज करते हैं, तो अगर मैं नॉमिनल नंबर में मान के चलूं तो आरओसी की वैल्यू ब्रॉडली 15% से ऊपर तो होनी चाहिए। अगर 20% से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, बट ये इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कम आरओसी वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा सेफ होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका आरओसी विल बी रिलेटिवली हायर। मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं स्कैनेक्स पे, और स्कैनेक्स में हम फाइंड आउट करते हैं ऐसी कंपनीज जिनकी आरओसी अच्छी है, या फिर हम चेक करते हैं कि हमारी फेवरेट कंपनीज जो है उनकी आरओसी क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इन्फोसिस पे चेक करता हूं, तो मैंने इन्फोसिस में जाकर यहाँ पर अपनी कंपनी का आरओसी चेक किया तो 36.82 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम 15 के आसपास होना चाहिए, 37 के आसपास का आरओसी यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इस रेशियो को यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो आप यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करके अपनी फेवरेट रेशियोज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो एडेड है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 37 के आसपास की आरओसी आ रही है। अगर हम किसी और कंपनी को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मारुति को देखें, तो मारुति का आरओसी इज 19.71, ऑलमोस्ट 20। मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उधार ज्यादा लेना पड़ता है, ऑल्दो मारुति फिर भी एक ऑलमोस्ट उधारलेस कंपनी है, उसके पास कोई ज्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है, लेकिन स्टिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंपेयर टू सर्विसेज कंपनी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। यहां पर हम कुछ और कंपनीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी अगर हम देखें, तो ITC का ROCE is 34.79. No wonder why people always accumulate ITC on dips. It is not a trading or investment recommendation for you. I am just sharing कि किस तरीके से आप कंपनीज की ROCE को चेक कर सकते हैं और इसके बेसिस पे कंपनी को परचेज करना है नहीं करना, इसके बारे में डिसीजन भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये ROCE तो डेट और इक्विटी दोनों टाइप के कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों के लिए काम की इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक इन्वेस्टर के काम की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो है ROE। ROE स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बेसिकली कॉमन शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट किया है कंपनी ने, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेट इनकम में से अगर आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर होल्डर फंड से, तो आपका आ जाएगा ROE। वैसे अगर आप प्रेफर्ड इक्विटी माइनस नहीं भी करते, प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस नहीं भी करते, उतनी टेक्निकलिटी पे आप नहीं जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल फॉर्मूला समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड्स, अगर आप इसकी बात करें तो ये हो जाता है ROE। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? आप क्या चाहते हैं कि कंपनी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे या कम से कम रिटर्न जनरेट करे? ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे। इसका मतलब ROE जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, बट पर्सनली स्पीकिंग मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूं जिनका ROE कम से कम 12-13% होना चाहिए। प्रेफरेबली 15% से ऊपर वाली कंपनीज जो है वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑफ कोर्स उसके अलावा मैं डेट टू इक्विटी भी देखूंगा, ऑफ कोर्स उसके अलावा मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सेल्स ग्रोथ रेट, बहुत सारी चीजें मैं वहां पर और देखता हूं, लेकिन अगर सिर्फ ROE देखना है तो कम से कम 12-13% के आसपास का तो ROE होना चाहिए। और वो भी प्रेफरेबली, देखिए अब ROE भी हर एक सेक्टर की कंपनीज के लिए अलग अलग हो सकता है, तो मेरी कंपनी का ROE अपने सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर अगर हम इन्फोसिस पे चलते हैं, तो इन्फोसिस अपने शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 30% के आसपास का ROE जनरेट कर पा रही है, विच इज अमेजिंग, विच इज अ ब्यूटीफुल डेटा। यहां पर अगर हम मारुति की बात करें, तो मारुति अपने शेयर होल्डर के लिए अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास का ROE जनरेट कर पा रही है। और अगर हम ITC को देखें, तो ITC भी बहुत ही बढ़िया अपने शेयर होल्डर के लिए ROE जनरेट कर पा रही है। यहां पर अगर हम कुछ और बड़ी कंपनीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अगर हम चलें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके लिए रिटर्न जनरेट करना बहुत मुश्किल है, तो अप्रोक्सीमेटली 8.5% के आसपास का ही वो ROE जनरेट कर पा रही है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपकी कंपनी अपने सेक्टर में अच्छा ROE जनरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कैनेक्स में जाता हूं और मैं यहाँ पर अपने लिए एक स्कैनर क्रिएट करता हूं और यहां पर मैं अपने लिए पैरामीटर डाल देता हूं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने यहां पर ROE अप्लाई कर दिया और मुझे चाहिए ROE कम से कम लेट्स से 12% के आसपास का। तो यहां पर 12 से ऊपर का मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मिल रहा है, अगर आप यहां पर TCS को देखें, तो हम TCS के पेज पे चलते हैं और TCS के पेज पे चल के हम इसके पीयर कंपैरिजन में चलते हैं, जहां पर TCS अपने शेयर होल्डर के लिए 50 का ROE जनरेट कर पा रहा है। वहीं पर अगर हम इन्फोसिस को देखें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास का ROE जनरेट कर पा रहा है। वहीं पर अगर हम HCL को देखें, तो यहां पर अगर हम HCL पे क्लिक करते हैं, तो HCL टेक्नोलॉजी पे अगर हम नजर मारें, HCL टेक्नोलॉजी भी 23 के आसपास का PE जनरेट कर पा रहा है। तो अपने सेक्टर में TCS ROE के कंपैरिजन में अनबीटेबल है। बाकी सारे सेक्टर्स के ROE को वो आराम से बीट कर, रादर ऑलमोस्ट डबल के मार्जिन से बीट कर पा रहा है। और ऐसे ही कंपैरिजन हम ROCE के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 5 से 6,000 कंपनीज लिस्टेड है। यहां पर हम एक कस्टम स्क्रीनर बना के चेक करते हैं कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं या कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छा ROE और अच्छा ROCE जनरेट कर पा रही है, मतलब हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पा रही हैं। तो देखिए, मैंने ROE का पैरामीटर डाला 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहां पर मैंने बोला कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो ROCE, फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल में अगर हम ROCE की बात करें, तो पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 15% से ऊपर का ROCE जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी कंडीशन, दोनों कंडीशंस को ऐड करके सिर्फ और सिर्फ 444 कंपनीज मिलती हैं। अगर मैं इन कंडीशंस को अपने एक्चुअल पैरामीटर पे लेकर जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूं, तो मुझे चाहिए कम से कम 15 का ROE और कम से कम 20 के आसपास का मुझे ROCE चाहिए। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए,
हमारे पास सिर्फ 337 कंपनीज बचती हैं, मतलब लेस देन 5% कंपनीज आर दोज जो अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। ऑल्दो ये सिर्फ आरओई और आरओसी के बेसिस पे है, अभी हमें इसके अंदर सेल्स का ग्रोथ रेट, प्रॉफिट का ग्रोथ रेट, ऑपरेटिंग मार्जिन, बहुत सारी चीजें और भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो आज आरओई और आरओसी की इंपॉर्टेंस पे है। तो यहां पर कुछ बातें ऐसी जिसमें आपका खास ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला, आरओई और आरओसी द हायर द बेटर। दूसरा, एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए ज्यादा मैटर क्या करता है, आरओई या आरओसी? आरओई मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। तीसरा, आरओई का पैरामीटर कम से कम 12 से ऊपर का होना चाहिए, प्रेफरेबली 15 से ऊपर का होना चाहिए। चौथा, आरओसी कम से कम 15 से ऊपर का होना चाहिए, प्रेफरेबली 20 से ऊपर का होना चाहिए। और पांचवा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा आरओई और मेरा आरओसी, विच मींस जिन कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं उस कंपनी का आरओई और आरओसी, ये दोनों पैरामीटर्स अपनी इंडस्ट्री में अगर बेस्ट होंगे तो इसका मतलब ये है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये कंपनी मेरे लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो दोस्तों, आज जब निफ्टी 24 से 25 हजार के आसपास द ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ द मार्केट, इस लेवल पे आज मार्केट ट्रेड हो रही है और आप अपने पोर्टफोलियो को 10, 15, 20 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आज ही अपने पोर्टफोलियो में चेक कर लीजिए कि क्या आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स हेल्दी स्टॉक्स है या नहीं है। क्या आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर ये कंपनीज आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट आज नहीं कर पा रही है तो चांसेस आर वेरी लो कि वो अगले 10 साल के लिए कर पाएगी। क्योंकि जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की बेस्ट साइकिल में आपके लिए रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही। क्या गारंटी है इस बात की, क्या श्योरिटी है इस बात की कि वो 10 साल के बाद जब इकोनॉमी कभी ना कभी रिसेशन में, डिप्रेशन में, वीकनेस में, डाउनटर्न में जाएगी, उस समय वो आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रही होगी। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने पोर्टफोलियो में नजर मारिएगा और देखिएगा कि उसके अंदर आपकी जो कंपनीज है उनका आरओई और आरओसी क्या है। अगर वो सब पार है, अगर वो इंडस्ट्री को बीट नहीं कर रहा है, आपको उस स्टॉक के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को दोबारा से स्टडी करना चाहिए। वो आपकी एक नजर और एक स्टडी डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। वो आपका टाइम डिजर्व करते हैं। उसको टाइम दीजिए, स्टडी कीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू होल्ड all the quality stocks for the next 1 decade because they are your long-term assets. None of these should be seen as a trading or investment recommendation. I am only sharing this for education purposes so that आप अपने लिए अच्छे पोर्टफोलियो का चयन कर पाए, क्योंकि बुरे वक्त में अच्छा पोर्टफोलियो कम गिरता है, खराब पोर्टफोलियो इंडेक्स से भी ज्यादा गिर जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारे लेसन्स याद रहेंगे। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.